नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होंगे और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो जनवरी के लास्ट सप्ताह में, जैसे कि प्रैक्टिकल की जो डेट है वो आ चुकी हैं, उसके बाद में शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी कम समय बचा है और जो हमारा पहला पेपर है फिजिक्स का, मैकेनिक्स का, उसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सभी यूनिट्स के हमने अपलोड कर दिए हैं और आज हम पेपर सेकंड के थर्ड यूनिट के भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है अपलोड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के हम अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिट 2 ही बचेंगे, इसके बाद फिजिक्स के सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हम हमेशा आपके साथ आगे की कक्षाओं में बने रहेंगे। हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, जिनसे आपको हमेशा इस चैनल का फ़ायदा मिलता रहेगा। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चंस टाइप किए हैं, क्वेश्चन ढूंढ के बना के आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यूनिट हमारी थर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कर लें, जिससे कि आप हमें मैसेज के थ्रू पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह भी मांग सकते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि परावैद्युत माध्यम होते हैं। परावैद्युत माध्यम को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, या सभी? तो परावैद्युत माध्यम बेसिकली कुचालक पदार्थों को कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि जिन परमाणुओं में प्राकृतिक द्विध्रुव होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनमें खुद का ही द्विध्रुव उनका बनता है, द्विध्रुव होता है, और एक वो होते हैं जिनमें खुद का द्विध्रुव नहीं बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल भी आगे आपको देंगे क्वेश्चनों के माध्यम से ही। तो यहाँ पे ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं जिनका प्राकृतिक द्विध्रुव आपका आघूर्ण बने या उनमें प्राकृतिक द्विध्रुव हो। इसके बाद में नेक्स्ट है कि जिन परमाणुओं में प्राकृतिक द्विध्रुव नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं अध्रुवीय परमाणु, उनको बोला जाता है। फिर काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। जैसे कौन से पदार्थों का कितना द्विध्रुव गुण है। तो यहाँ पर मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो बता रहा हूँ कि HCl का द्विध्रुव गुण जो है वो कितना होता है। तो HCl का द्विध्रुव गुण होता है 3.33 गुणा 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव गुण की जो मात्रक है वो होता है कूलाम इंटू मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O अणु में OH बंधनों के मध्य जो द्विध्रुव गुण है वो कितने डिग्री पर झुका होता है, यानी जो द्विध्रुव गुण का कोण है वो कितने डिग्री पर होता है? वो होता है 105 डिग्री पर। और CO2 अणु के अंदर जो C कार्बन और ऑक्सीजन बंधनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? तो वहाँ पर होता है वो 0 डिग्री का, इसलिए इसमें रेखीय होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है, H2O के अंदर इस प्रकार से आकृति इसकी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि H2O व CO2 अणु होते हैं, यानी H2O और CO2 कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो H2O वो ध्रुवीय कैटेगरी में आता है और CO2 वो अध्रुवीय कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दें। बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय परमाणु के अंदर उत्पन्न द्विध्रुव गुण का परिमाण क्या है? जब हम किसी पदार्थ पे, अध्रुवीय पदार्थ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कितना पैदा होता है, उसका परिमाण होता है 3ε0 eV। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसमें और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है? तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर हमारा जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आपका समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पे फिर इसको हम हटाएंगे तो ε0 काई वगैरह विद्युत प्रवृत्ति वगैरह इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना कि ये समानुपाती होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण व विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? देखिए, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जितना द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होगा उसे बोलते हैं, और ये समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। तो यहाँ से हम समानुपाती निशान हटाते हैं तो एक आती है अल्फा, जिसे हम बोलते हैं परमाणुविक ध्रुवणता। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो इसका आंसर होगा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन में विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए
जो परमाणुविक ध्रुवणता का सूत्र है वो दिया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये आपका परमाणुविक ध्रुवणता अल्फा बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3। और आपसे ये पूछ ले बाई चांस इसके अंदर कि जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणुविक ध्रुवणता है वो समानुपाती होती है ए की पावर 3 हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है उसके क्यूब के 3 घात के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित प्रेरित द्विद्रागुण को क्या कहते हैं। देखिए, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित प्रेरित द्विद्रागुण को हम ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवण जो होता है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि विद्युत विस्थापन, विद्युत क्षेत्र व विद्युत द्विध्रुव में समदैशिक माध्यम के लिए सही संबंध क्या है। यानी डी, ई और अपसाइला में ई में पी में क्या संबंध है। तो हमारा सही संबंध होता है डी बराबर विद्युत विस्थापन सदिश इसे बोलते हैं बराबर अपसाइलन नॉट ई विद्युत क्षेत्र प्लस में पी आपका, ठीक है, ध्रुवण आप कह सकते हैं। पी यहाँ पर ध्रुवण है और ई विद्युत क्षेत्र और डी हमारा विस्थापन सदिश है। इनमें राइट संबंध हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि माध्यम के पराविद्युतांक व विद्युतीय प्रवृत्ति में सही संबंध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा अपसाइला आर से भी हम लिखते हैं अपसाइला आर बराबर 1 प्लस काई, ये हमारा परावैद्युतांक और विद्युतीय प्रवृत्ति में संबंध होता है। और के बराबर ये 1 प्लस काई हम यहाँ पे के से भी लिखा जाता है परावैद्युतांक और अपसाइला आर से भी लिखा जाता है माध्यम के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों संबंध रहेंगे। हो सकता है आपको अपसाइला आर क्वेश्चन में दे दें, तो उसके लिए आप ये याद रखें। नेक्स्ट है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात में धारिता का सही संबंध क्या है। तो आप जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों का जो एरिया हम डी मानते हैं उनके बीच की दूरी होती है स्मॉल डी। तो जो अगर हम एरिया को डबल करते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, हाफ करते हैं तो क्या होता है। तो ये आ जाएगा निर्वात के लिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा होगा 2 नंबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और अगर आपको पूछ ले कि माध्यम में कितना होता है तो एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाएगा, यानी जितना पराविद्युतांक का माध्यम हम भरेंगे उतने ही गुणा बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, क्यों मैंने सोचा चलो इसके अंदर ही मैं बता दूंगा, इतना टाइम भी नहीं था। तो आप याद रखें कि अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ लें कि अगर हम 2 अपसाइलर का मतलब 2 पराविद्युतांक का माध्यम भर रहा हूँ उसके अंदर प्लेटों के बीच में, तो कितनी धारिता हो जाएगी, तो 2 गुना हो जाएंगी, क्योंकि अपसाइलर गुणा में आता है। निर्वात की तुलना में जितना गुणा भरोगे उतना ही गुणा ये धारिता बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुणा करने पर और उनके मध्य की दूरी 2 गुणा करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो धारिता का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो अगर आप एरिया डबल कर देंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। और दूरी को भी आप डबल कर देंगे तो आप देखिए 2 से 2 कट गया, यानी उतना ही रह जाएगा, यानी ये रहेगा कांस्टेंट। इसी प्रकार से आपको कह सकते हैं कि एरिया हम डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम हाफ कर रहे हैं, दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हैं, दोनों को या एक को एक साथ चेंज कर सकते हैं। इसी बेस पे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का सही संबंध क्या है। देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच में संधारित्र ऊर्जा जैसे होता है CV स्क्वायर 1/2 QV या 1/2 QC, ठीक है, QC आ गया। और एक होता है आपका ये 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QV और एक होता है Q स्क्वायर बाय 2C। यहाँ से हम जब इसमें आयतन का भाग देंगे संधारित्र का प्लेटों की क्षेत्रफल गुणा में डिस्टेंस, तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये संबंध होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पराविद्युत के एक परमाणु पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये क्लासियस छोटे समीकरण के अंदर आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे हम बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र, इसको बोला जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा, स्थानीय क्षेत्र इसको हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवण क्षेत्र का सही संबंध सूत्र है। ध्रुवण क्षेत्र में ये सारे प्रश्न क्लासियस छोटे समीकरण से मैंने बनाए हैं। तो क्लासियस छोटे समीकरण अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे कि ध्रुवण क्षेत्र जो होता है पोलराइजेशन फील्ड है उसका सही संबंध होता है -p/एप्सिलॉन नॉट। ये आपका राइट आंसर होगा। फिर उसी के अंदर एक आता है ध्रुवित गोला, ठीक है। ध्रुवित गोले के लिए सही संबंध आप देख सकते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये। ध्रुवित गोले में विद्युत विभव का सही संबंध क्या है। विद्युत विभव का संबंध पूछ रहे हैं PZ/3 एप्सिलॉन नॉट।
और z यहाँ पर r cos थीटा के इक्वल होता है, r cos थीटा के इक्वल होता है z। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासियस-मोसोटी समीकरण का सही संबंध क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्लासियस-मोसोटी समीकरण। इसका एक एप्सिलॉन r के अंदर भी है और एक परमाणुविक ध्रुवणता के अंदर भी आपका ये संबंध इसका होता है। तो n अल्फा बटा 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर k-1/k+2, ये इसका राइट संबंध रहेगा। और k की जगह आपको एप्सिलॉन r-1/एप्सिलॉन r+2 ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये आपका क्लासियस-मोसोटी समीकरण का राइट संबंध रहेगा। फिर 21वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दो समांगी पराविद्युत माध्यमों के मध्य विस्थापन सदिश के परिसीमा संबंध क्या होती हैं। कि दो कोई माध्यम है, उसका अंतरा पृष्ठ के ऊपर कुछ परिसीमा प्रतिबंधों का पालन होता है, जिसमें विस्थापन सदिश आता है, अपना विद्युत क्षेत्र आता है। तो ये मुख्य रूप से दो आते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे टाइप नहीं कर पाए, डी परपेंडिकुलर ऐसे लिखा था इसको, डी परपेंडिकुलर अबो इक्वल डी परपेंडिकुलर बिलो, इस प्रकार से था ये। तो मैंने इसको यहाँ पे पर लिख दिया, मतलब परपेंडिकुलर। तो ये हमारा संबंध ये बराबर होते हैं। विस्थापन सदिश के जो लंबवत घटक होते हैं वो बराबर होते हैं दो समांगी पराविद्युत माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर, यह परिसीमा प्रतिबंध है। और फिर ये आपका है कि दो समांगी पराविद्युत माध्यमों के मध्य विद्युत क्षेत्र के परिसीमा संबंध क्या है। विद्युत क्षेत्र के परिसीमा संबंध में जो इनके समांतर घटक हैं वो बराबर होते हैं, याद रखें। और विस्थापन सदिश में लंबवत घटक के समांतर होते हैं, लंबवत घटक बराबर होते हैं। तो ये हमारे कुछ 20-22 क्वेश्चन थे जो हमने इस यूनिट से बनाए हैं। तो आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमेशा इसका लाभ मिलता रहे और आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।